हेलो फ्रेंड्स, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप सभी जो है काफ़ी समय से यूपीएचएससी में कविताओं का जो पहला भाग है उसकी मांग कर रहे थे कि इसके पहले भाग की भी मैं वीडियो बना दूं। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं कविताओं के पहले भाग पर चर्चा करूंगी कि कविताओं में जो है सभी कविताओं का जो एक संक्षिप्त विवरण है जो आपको परीक्षा से पहले पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें मैंने आधुनिक काल के जो कविताएं दी गई है यूपीएचएससी में उनको लिया है। तो चलिए, पहली कविता है साकेत नवम सर्ग, इसका आप सभी को पढ़ना है। तो इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। ये एक महाकाव्य है। अब इसमें सर्गों की संख्या भी देख लीजिए, इसमें 12 है। और कविता के वर्ण विषय की बात करें तो इस कविता में उर्मिला के विरह का वर्णन जो है किया गया है। साकेत के प्रथम, अष्टम और द्वादश सर्ग के उत्तरार्ध में उर्मिला लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है। और अगर बात करें कि कौन सा सर्ग सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा है, तो इसका जो 9वां सर्ग है साकेत का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सर्ग में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वियोग का वर्णन जो है किया गया है। 10वें सर्ग में भी उर्मिला का वियोग वर्णन है, लेकिन नवा जो सर्ग है वो पूरा का पूरा उर्मिला के वियोग वर्णन पर आधारित है। तो तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद हिंदी का बड़ा राम काव्य इसी को माना जाता है। इस पर आर्य समाज का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यह काव्य जो है नारी चेतना से संबंधित काव्य है। और मैथिली शरण गुप्त को इसी रचना के कारण आधुनिक काल का तुलसी जो है कहा जाता है। अब बात करते हैं इस रचना को बनाने में कुल कितना समय जो है लगा है। तो इसको बनाने में समय की बात करें तो 15 वर्ष का समय लगा है कवि को। इसका जो प्रारंभ है वो 1916 में ही हो गया, लेकिन जब इसके प्रकाशन की बात करें तो 1931 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो लगभग 15 वर्ष इसकी रचना में लगे हैं। अब बात करते हैं कि साकेत किस भाषा का शब्द है। तो ये जो है पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अयोध्या। डॉक्टर नागेंद्र ने इस काव्य को जनवादी काव्य कहा है। और पुरस्कार की बात करें कि इस साकेत को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है इसको प्राप्त हुआ है। अगली जो कविता है वो है कामायनी, जिसमें आपको आशा, श्रद्धा और लज्जा सर्ग पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है, जितना दिया है वही पढ़िएगा। तो इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। ये एक महाकाव्य है और प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है। और इसमें सर्गों की बात करें तो इसमें सर्गों की संख्या 15 है। और सबसे छोटा सर्ग जो है वो चिंता सर्ग है, और सबसे बड़ा सर्ग जो है वो आनंद सर्ग है। अब सर्गों का क्रम भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। तो इसकी क्रम जो है वो है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। ये सारे इसके सर्ग हो गए हैं। तो पहला सर्ग इसका चिंता है और अंतिम सर्ग जो है इसका आनंद है। और दर्शन की बात करते हैं तो इसमें दर्शनों के ऊपर भी प्रश्न पूछा गया था। यूपीएचएससी जो हमारे सामने विज्ञापन संख्या 50 के है उसमें प्रश्न आया था, इसमें दर्शन पूछा था। तो ये प्रतिविज्ञा दर्शन पर आधारित है। इसके साथ ही इसमें अरविंद और गांधी दर्शन का भी प्रभाव पड़ा है। और कामायनी का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है काम गोत्रजा, यानी कि काम के गोत्र, काम की पुत्री। तो कामायनी में जो है श्रद्धा और मनु को जो है चित्रित किया गया है। तो काम की पुत्री होने के कारण ही श्रद्धा का जो दूसरा नाम है वो कामायनी है। प्रसाद ने कामायनी में आदि पुरुष मनु की कथा के साथ साथ जो युगीन समस्याएं हैं उन पर भी प्रकाश डाला है। अब कामायनी में कौन सा रस है, तो इसमें अंगी रस जो बात करते हैं वो शांत रस है।
कामायनी की कथा का आधार क्या है? तो ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। अब कामायनी की पूर्व पीठिका जो है किसे कहा गया है? तो कामना नाटक और प्रेम पथिक को कहा गया है। तो पूर्व पीठिका भी जरूर याद रखिएगा। अगला है, इसमें शांत, श्रृंगार व वीर रस का प्रयोग हुआ है। उर्वशी जो है कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण है। कामायनी का हृदय किसे कहा गया है? तो लज्जा सर्ग को। लज्जा सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल, देखिए वैसे तो हृदय लज्जा सर्ग को कहा है और नामवर सिंह ने क्या कहा है? तो हृदय स्थल। तो ये ध्यान में रखिएगा। आनंद सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल मुक्ति बोध के द्वारा कहा गया है। तो लज्जा सर्ग को नामवर सिंह ने कहा है, आनंद सर्ग को मुक्ति बोध ने कहा है। कामायनी के नामकरण की प्रेरणा जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा मिली है। कामायनी पर भी पुरस्कार की बात करें तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है मिला हुआ है। कामायनी के चिंता सर्ग का कुछ अंश 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हो गए थे। प्रतीकों की बात करें तो प्रतीक के ऊपर भी प्रश्न आता है। तो मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी में मुख्य छंद कौन सा है? तो तोटक या फिर ताटंग। अब इसमें सर्गों की बात करें तो आल्हा छंद, चिंता सर्ग, आशा, स्वप्न, निर्वेद सर्ग में प्रयुक्त हुआ है। वहीं पे लावनी छंद, रहस्य सर्ग, ईड़ा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, काम सर्ग और लज्जा सर्ग में प्रयुक्त हुआ है। रोला छंद संघर्ष सर्ग में प्रयुक्त हुआ है। सखी छंद आनंद सर्ग में, रूपमाला छंद वासना सर्ग में। और कामायनी की कथा के जो है 4 हम आधार या सोपान कह सकते हैं। तो वो है जल प्लावन और मनु श्रद्धा का मिलन और गृहस्थ जीवन, मनु ईड़ा मिलन और सारस्वत नगर की घटना और मनु का कैलाश यात्रा। तो ये चारों जो है इसके सोपान हैं। अब कामायनी पर कौन कौन से ग्रंथ जो है लिखे गए हैं? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा और जयशंकर प्रसाद नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। मुक्ति बोध के द्वारा कामायनी एक पुनर्विचार, राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। अब अगली जो कविता है वो है राम की शक्ति पूजा, निराला जी के द्वारा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। ये उनके अनामिका काव्य संग्रह में के जो प्रथम संस्करण है उसमें ये छपा था। ये एक 312 पंक्तियों की लंबी कविता है जिसमें निराला जी ने स्वरचित छंद शक्ति पूजा लिखा है। इस पर किसका प्रभाव है? प्रश्न ये भी आता है। तो बंगला के कृतिवास रामायण का जो है इस पर प्रभाव है। कविता का मुख्य विषय जो है सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं। यह एक कथात्मक कविता है, इसलिए संश्लिष्ट होने पर भी सरल सी प्रतीत होती है। इसमें राम को जो है एक साधारण मानव के रूप में दिखाया गया है, जो थकता भी है, टूटता भी है और जिसके मन में जय पराजय का द्वंद्व भी चलता रहता है। अगली जो कविता है वो है जागो फिर एक बार, जिसका आपको भाग 2 पढ़ना है। भाग 1 में प्रकृति संबंधित है और भाग 2 जो है राष्ट्र संबंधित है, देशभक्ति संबंधित है। तो ये भी निराला जी की कविता है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। इस कविता में कवि ने पराधीनता से निराश हुए भारतीय जनता को उनके गौरवमयी अतीत की जो है याद दिलाकर उनको जगाने का आह्वान किया है। तो देश में जो है अंग्रेजी राज था, अंग्रेजों का शासन था, जिससे जनता जो है टूट चुकी थी, त्रस्त हो चुकी थी उन सभी चीज़ों को देख के। तो ऐसे समय में निराला जी के द्वारा एक ऐसी कविता लिखी गई जिसमें देशवासियों को जो है उनके अतीत को याद दिलाने का प्रयास किया गया है कि अतीत में जो भी हमारे वीर योद्धा हुए हैं, वीर उत्पन्न हुए हैं इस धरती पे, उनकी याद दिलाई है। गुरु गोविंद सिंह की पंक्तियाँ इसमें दी गई है, गुरु गोविंद सिंह जी को याद किया गया है। ये ओजपूर्ण भाषा शैली में लिखी गई है।
अगली कविता है भारती जय विजय करे, निराला जी की कविता है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह राग विराग में संकलित है। इस कविता में जैसे कि नाम से ही पता चलता है भारती जय विजय करे, तो भारत माता की जो है वंदना की गई है, स्तुति की गई है। तो इसमें भारत माता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि ने उनकी वंदना की है। तो भारत माता की विशेषताओं से यहाँ आशय उनके अस्त्र शस्त्र, उनका केश, और वो कमल के आसन पर विराजमान है। तो ये सारी पंक्तियाँ आपको इसमें मिल जाएगी और मेरे चैनल पे आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। यूनिट 8 करके यूपीएचएससी यूनिट 8 करके आपको मिल जाएगा, वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, व्याख्याएं देख सकते हैं। अगली कविता है वरदे वीणा वादिनी वरदे। तो ये भी निराला जी की कविता है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह गीतिका में संकलित है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है वरदे वीणा वादिनी, तो वीणा को धारण करने वाली कौन है, तो माता सरस्वती। तो उनसे वरदान जो है मांगा गया है, तो सरस्वती माता की जो है वंदना की गई है। ये एक प्रार्थना गीत है। अगली जो कविता है वो है प्रथम रश्मि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1919 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह वीणा में संकलित है और वीणा का प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। तो सुबह की पहली किरण यानी कि रश्मि, प्रथम रश्मि यानी कि सुबह की जो पहली किरण के साथ जो प्रकृति में बदलाव होते हैं उसका चित्रण इस कविता में किया गया है कि सुबह किस प्रकार से सभी लोग जो है एक प्रथम रश्मि के आने से पहले सब कुछ ऐसे शून्य अवस्था में होता है, परंतु जैसे ही प्रथम रश्मि आई सब में चेतना का भाव जाग गया। तो लोग जो हैं वो सारे अचेतन अवस्था में जो है सो रहे होते हैं, कुछ भी उन्हें पता नहीं होता है, सारी वस्तुएं जो है शांत एक स्थिर रहती है। लेकिन जैसे ही प्रथम रश्मि यानी कि सुबह की पहली किरण जाग आती है, सभी लोग जाग जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। कवि जिज्ञासु बनकर चिड़िया से प्रश्न करता है, उसी का वर्णन किया गया है। तो कवि यहाँ जिज्ञासु के रूप में चित्रित किया गया है, जो यहाँ प्रश्न करता है कि प्रथम रश्मि का आना तूने रंगनी कैसे पहचाना। तो वो इनसे प्रश्न करता रहता है कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। अगली कविता है नौका विहार पंत जी की, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह गुंजन में संकलित है। इसमें कवि ने इलाहाबाद में संगम पर नाव में यात्रा करने वाले व्यक्ति के मन में उठने वाले भावों का जो है चित्रण किया है। तो रात्रि के समय नौका विहार का दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो चांदनी रात है, नाव में बैठे हुए जो कवि हैं वो नाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पे चांद की प्रकाश जो है चल रही है, रोशनी आ रही है। तो गंगा में जो इसकी रोशनी पड़ती है तो वो दृश्य कितना मनोहारी होता है, इसी का चित्रण जो है कवि ने अपनी इस कविता में किया है। तो चांदनी रात में गंगा नदी में किए गए नौका विहार का चित्रण है। बहुत ही कह सकते हैं सरल शब्दों में प्रयुक्त ये कविता है। अगली कविता है संध्या पंत जी के द्वारा। ये उनके काव्य संग्रह ग्राम्य में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। तो संध्या यानी कि शाम के सौंदर्य का जो है इसमें वर्णन किया गया है। संध्या को इस कविता में एक नारी के रूप में जो है चित्रित किया गया है। अगली कविता है एक तारा पंत जी के द्वारा। ये उनके काव्य संग्रह गुंजन में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। तो इस कविता में भी संध्या का वर्णन किया है। देखिए जो तारा है वो रात्रि के समय, शाम के समय ही निकलना शुरू होता है। तो इस कविता में हमें संध्या की ही वर्णन देखने को मिलते हैं। और जो ये एक तारा है उसको विवेकी योगी पुरुष की भांति बताया गया है। निरंतर साधना में लीन रहने वाले साधक के रूप में इसमें बताया गया है कि सभी लोग अपने अपने कर्म क्रिया में लगे हैं, लेकिन जो ये एक तारा है, तारा वो योगी की भांति स्थिर रहता है, अपने ध्यान में मग्न रहता है, समय पर आता जाता है।
अगली कविता है भारत वंदना, जिसके लेखक हैं पंत जी। ये उनके काव्य संग्रह ग्राम्य में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। तो भारत माता ग्रामवासिनी, तो भारत माता की जो दुर्दशा है उसका चित्रण किया गया है। भारत के प्राकृतिक वातावरण का जो है इसमें वर्णन किया है, प्राकृतिक जो सौंदर्य भी है उसका भी चित्रण किया गया है। भारत गांव का देश है और इसलिए भारत माता को जो है ग्रामवासिनी इस कविता में कहा गया है। तो इस कविता में जो भारत में व्याप्त गरीबी है, निराशा है, हताशा है लोगों के बीच, क्योंकि ये आज़ादी से पूर्व की कविता है, तो इसमें जो गांवों की स्थिति थी अंग्रेजी शासन काल में उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो अंग्रेजी व्यवस्था के समय देश की स्थिति का चित्रण, राष्ट्र प्रेम की ये कविता है कि राष्ट्र का यानी कि भारत माता का अपने लोगों को देख के, अपने जो ये गांव के लोग हैं उनकी स्थितियों को देख के भारत माता क्या सोचती है, क्या उनकी दुर्दशा हो गई है। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उसकी अब दशा क्या है, तो यही सब इसमें चित्रित किया गया है। अगली कविता है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, पंत जी की कविता है। ये उनके काव्य संग्रह युगांत में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। तो इसमें जीर्ण पत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है पुरानी सड़ी गली मान्यताओं और अंधविश्वासों से। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि पुरानी मान्यताएं जो है नए युग के लिए अनुपयोगी हो चुकी है, अतः उनको त्यागना श्रेष्ठकर है। देखिए यहाँ कवि ये नहीं कहते कि सारी ही पुरानी चीज़ों को त्याग दें, लेकिन जो उसमें अच्छा है उनको हम साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन जो अच्छा नहीं है, अनुपयोगी है, अंधविश्वास से भरा है, तो ऐसी मान्यताओं को अपने साथ लेकर चलना सही नहीं। जिस प्रकार से पुराने पत्ते जो होते हैं उनका झड़ जाना ही उपयोगी है और इसके बाद ही जो नए पत्ते होंगे उनका आगमन होगा। तो कवि का आशय यहाँ निष्प्राण पुरातन युग से है कि वो चला जाए और आशा से भरा नवयुग जो है आ जाए, इसकी बात जो है इसमें कही गई है। अगला जो कविता है वो है दीप मेरे जल अकंपित। तो अगली जो कविता है वो महादेवी वर्मा जी की कविता है, दीप मेरे जल अकंपित, महादेवी वर्मा जी की। ये उनके काव्य संग्रह दीप शिखा में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। तो यह एक लोकमंगल गीत है। इसमें निराशा से आशा के संचार का जो है वर्णन किया गया है कि निराशा में व्यक्ति जो है, तो निराशा में आशा के संचार की जो है बात इसमें कही गई है। अगली कविता है पंथ रहने दो अपरिचित, महादेवी वर्मा जी की कविता है। ये उनके काव्य संग्रह दीपशिखा में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है यानी कि दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। इस कविता में नायिका ने कवित्री ने स्वयं को साधिका के रूप में प्रस्तुत किया है और ये बताया है कि साधना के मार्ग पर चलना कितना कष्टकारी होता है, परंतु दृढ़ संकल्प के साथ यदि आगे बढ़ा जाए तो वो पथ भी पार हो सकता है, कष्टकारी जो पथ है वो भी पार हो सकता है। और ये बताया है कि अपरिचित पथ पर अकेले चलने की आकांक्षा उनकी है और इस बात से उनके आत्मविश्वास का परिचय यहाँ देखने को मिलता है। तो ये काव्य भी उनका विरह वेदना से संबंधित है। अगली कविता है मैं न यह पथ जानती, महादेवी वर्मा जी के द्वारा। ये उनके काव्य संग्रह दीपशिखा में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। इस कविता में प्रेम का जो है वर्णन किया है कि प्रेम के पथ पर बिना किसी कारण चलना, जब यह भी ना पता हो कि यह रास्ता किधर जाएगा। तो इसकी बात कवित्री ने अपने इस काव्य में की है। तो कविता का जो संदेश है वो ये है कि अदृश्य प्रेम में, तो देखिए आप जब महादेवी वर्मा जी को पढ़ते हैं तो आपको ये ज्ञात होगा कि उनकी कविताएं रहस्यवाद से भरपूर होती है। एक अदृश्य प्रेम जो है उनके काव्य में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उसी अदृश्य प्रेम की जो है बात की गई है कि अदृश्य प्रेम के अदृश्य पथ पर चलना है, जिसके ना आदि का पता हो ना अंत का पता हो।
तो ये इस कविता का मुख्य भाव है। अगली कविता है सब आंखों के आंसू उजले। महादेवी वर्मा जी की कविता है। उनके काव्य संग्रह दीपशिखा में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। तो इस कविता में मनुष्य के सत्य को परखने की जो है बात की है। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। तो ये इसकी पंक्तियां हैं। तो इसमें मनुष्य को जो है सत्य को परखने की बात कही गई है अलग अलग उदाहरणों के द्वारा। मनुष्य को अपने सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, यानी बिना लक्ष्य के तो कोई भी आदमी कहीं भी पार नहीं कर सकता। तो मनुष्य को अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लक्ष्य के द्वारा ही जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो यही उनका मुख्य भाव है। अगली कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी के द्वारा ये उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। और इसी कविता को बाद में यामा में भी संकलन इसका किया गया। तो इस कविता में कवयित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली कहा है। बादल जो है वो जल से भरा होता है और उसका जल जो होता है वो स्वयं उसके लिए नहीं होता बल्कि संपूर्ण संसार के लिए होता है। उसी प्रकार जो करुणाशील व्यक्ति होता है वह भी संसार में अपने करुणा का जल जो है संपूर्ण जगत पर बरसाता है। तो कवि का जो या फिर कवित्री का जो जीवन होता है वो स्वयं का नहीं होता। जो संसार के लिए जीते हैं, जो करुणाशील व्यक्ति होते हैं, दूसरों के लिए दया दिखाते हैं, उनका जीवन स्वयं के लिए नहीं होता। वो दूसरों के सुख दुख के लिए जीते हैं और उनका कोई अपना निजी सुख दुख नहीं होता। अगली कविता है दीप तेरा दामिनी। ये उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। तो ये भी महादेवी वर्मा जी की एक काव्य रचना है। इसमें कवित्री ने बिजली के रूप में चित्रण किया है। दामिनी से अभिप्राय बिजली से है कि एक गृहस्थ नायिका का चित्रण दामिनी के रूप में किया गया है कि किस प्रकार से समय आने पर दामिनी के रूप में भी, बिजली के रूप में भी वो परिवर्तित हो सकती है। अगली है देव अव वरदान कैसा। महादेवी वर्मा जी की कविता है। ये उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। तो इस कविता में भी कवित्री ने विरह वेदना का जो है वर्णन किया है कि अज्ञात प्रीतम से जो मिलने की और उसके बाद बिछड़ने का वर्णन है इस कविता में किया गया है। तो कवित्री की व्यथा का, एक दुख भरी व्यथा का जो है इसमें वर्णन देखने को मिलता है। अगली कविता है अंधेरे में। मुक्तिबोध जी के द्वारा ये उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। ये एक लंबी कविता है, लगभग 40 पृष्ठ की, और मुक्तिबोध जी की ये अंतिम कविता है। 1952 से लेकर 1962 के बीच लिखी गई है और इसका संशोधन जो है 1962 में हुआ है। इस कविता का पहला प्रकाशन जो है आशंका के द्वीप नाम से कल्पना पत्रिका में 1964 में किया था। तो कब हुआ था? 1964 में कल्पना पत्रिका में। और नाम जो है पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो आशंका का द्वीप जो है, आशंका के द्वीप इसका पहले नाम था। इस कविता में फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। शोषित वर्ग का चित्रण जो है इसमें किया है। तो अन्य कविताओं में जो है हमें देखने को मिलता है कि निम्न वर्ग के शोषित लोगों का जो है इसमें चित्रण देखने को मिलता है, परंतु इस कविता में हमें उच्च मध्यम वर्ग का जो संघर्ष है व्यक्ति का वो देखने को मिलता है कि एक और तो वो सामाजिक व्यवस्था से लड़ता है, वहीं दूसरी ओर अपनी सुख सुविधाएं भी नहीं छोड़ सकता। तो व्यक्ति के जो मन का अंतर्द्वंद है वो इस कविता में बताया गया है। अगली कविता है असाध्य वीणा, जिसके लेखक हैं अज्ञेय जी। ये उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में 1961 ईस्वी में लिखा गया है। ये उनके द्वारा लिखी गई एक लंबी कविता है 321 पंक्तियों की, और ये कथा जो है जापानी लोक कथा पर ये कविता आधारित है। और ये कथा देखिए, इस पुस्तक का नाम देख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछते हैं। तो यह कथा आको कूरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हर्प शीर्षक से संग्रहित है। तो इस शीर्षक का जो नाम है वो पूछ लेते हैं कि कौन सी पुस्तक जो है टेमिंग ऑफ द हर्प नाम से संकलित है।
अगला आगे है कि किरीट नामक वृक्ष से इसकी जो वर्ण विषय की बात करें तो वो ये है कि किरीट नामक एक वृक्ष होता है जिससे वज्रकीर्ति ने एक ऐसी वीणा बनाई जिसे कोई भी नहीं बजा पाया, जिस कारण इसका नाम जो है असाध्य वीणा पड़ गया। परंतु अंत में केशकम्बली प्रियवंद ने इसे बजाया और उससे एक ऐसी ध्वनि निकली जो सब लोगों को अलग अलग सुनाई पड़ी, यानी कि जिसकी जैसी दृष्टि थी या सोचने की जो क्षमता थी उसके आधार पर सभी को ये अलग अलग सुनाई पड़ी। तो यहाँ असाध्य वीणा जो है जीवन के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगली कविता है नदी के द्वीप अज्ञेय जी के द्वारा। ये उनके काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में संकलित है। ये एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें नदी समाज का प्रतीक है और द्वीप जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। द्वीप जो होता है वो नदी का एक हिस्सा होता है, उससे अलग उसका कोई भी अपना अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार जो व्यक्ति है वो भी समाज का एक हिस्सा है, उससे वो अलग नहीं रह सकता। यही इस कविता का मुख्य भाव है, यही बताया गया है। अगली कविता है हिमालय दिनकर जी के द्वारा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। ये रेणुका 1935 ईस्वी में जो उनका काव्य संग्रह है रेणुका, उसमें ये संकलित है। तो इस कविता में हिमालय को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन की जो बात है वो कही गई है। हिमालय भारत के गौरव का प्रतीक मानकर हिमालय का आवाहन किया गया है। राष्ट्रभक्ति परक ये कविता है। हिमालय भारत के राष्ट्र गौरव का प्रतीक रहा है। हमें अलग अलग चीज़ों से जो है हिमालय बचाता है, दुश्मन से भी रक्षा करता है, हमें ठंडी हवाओं और काफ़ी सारी चीज़ों से जो हमें बचाता है। तो इन्हीं सब को प्रतीक मानते हुए कवि ने इसे प्रयुक्त किया है। अगली कविता है आग की भीख दिनकर जी के द्वारा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह सामधेनी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1947 है, में संकलित है। तो स्वतंत्रता से पूर्व जैसे कि 1947 ईस्वी है, तो उसमें लिखी गई ये कविता है कि जब देश में का माहौल जो था वो बहुत ही ख़राब था, यानी स्वतंत्रता से पूर्व जो देश का माहौल था बहुत ही ख़राब था। सब और जो है प्रदर्शन जारी था, क्योंकि 1943 की बात हो रही है, तो प्रदर्शन जो था वो सर्वत्र जारी था। जनता जो थी वो आक्रोश से भरी हुई थी। ऐसे समय में दिनकर जी ने ये कविता लिखी थी। तो देश की जो दयनीय स्थिति थी उसका चित्रण करते हुए भगवान से अपने देश के हित के लिए वरदान की भीख मांगने की बात जो है की गई है कि सारी बुराइयां जो है वो दूर हो जाए। तो इस प्रकार की कामना जो है इस कविता में की गई है। अगली कविता है दिल्ली और मास्को दिनकर जी की कविता है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह सामधेनी में संकलित है। इस कविता में कवि ने मास्को की वंदना की है। मास्को को लाल भवानी कहकर पुकारा गया है और देश की साम्यवादी क्रांतियों का जो है स्वागत इसमें किया गया है। परंतु जब बात दिल्ली को याद करने की है तो कवि के हृदय पर चोट लगती है कि जो लोग मास्को की वीरता के प्रशंसक हैं वे लोग दिल्ली के सत्याग्रह में साथ क्यों नहीं देते हैं। तो यही इस कविता में अलग अलग द्वारा बताया गया है। अगली कविता है जयप्रकाश दिनकर जी के द्वारा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह सामधेनी में संकलित है। ये एक ओजपूर्ण कविता है। इस कविता में उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में बताया है और ये कविता जो है 1946 ईस्वी में लिखी गई है। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो 1946 में जेल से लौटकर रिहा हुए थे, तब उन्होंने ये कविता उनके बारे में लिखी थी। और पटना के गांधी मैदान में जब समारोह हुआ था तो उस समय उनके स्वागत में ये कविता उन्होंने लोगों के सामने पढ़ी थी। अगली कविता है राही और बांसुरी दिनकर जी के द्वारा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह सामधेनी में संकलित है और सामधेनी का प्रकाशन वर्ष मैं ऊपर बता चुकी हूँ। तो राही और बांसुरी का वार्तालाप जो है इसमें अलग अलग माध्यम से दिखाया गया है।
तो राही के लिए बांसुरी की कोई कीमत नहीं है, वो इसे व्यर्थ की वस्तु समझता है। तो यहाँ बांसुरी के माध्यम से कवि ने बांसुरी की स्थिति और उसकी व्यथा का जो है वर्णन, उसके दुख का वर्णन इसमें किया है। राही और बांसुरी के माध्यम से वास्तविक स्थिति जो है उसका चित्रण कवि ने अपनी इस कविता में किया है। अगली कविता है सिंहासन खाली करो जनता आती है, दिनकर जी की कविता है जिसका प्रकाशन वर्ष है 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो ये कविता उस दिन लिखी गई जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो ऐसे सुनहरे अवसर पर यह कविता लिखी गई है। तो लोकतंत्र में जनता का स्थान जो होता है वो सर्वोपरि होता है और लोकतंत्र के उदय के पश्चात जनता के लिए सिंहासन खाली करने की जो है बात कही गई है कि जो वर्षों की गुलामी में जकड़े हुए थे। अगली कविता है कलम आज उनकी जय बोल। तो ये भी निराला जी की कविता है। देश प्रेम और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत ये कविता है। तो इस कविता में देशभक्तों के बलिदान का जो है वर्णन किया गया है। कलम यानी कि रचनाकार जो है अपनी रचना के माध्यम से ऐसे वीर देशभक्तों का अभिवादन करे, उनकी जय बोले जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण जो है न्यौछावर कर दिए हैं। अगली कविता है हजार हजार बाहों वाली, नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई। इस कविता का जो नाम है वो शिशिर भी प्रयुक्त हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। इस कविता में शिशिर ऋतु यानी कि सर्दी का जो है वर्णन किया गया है। शिशिर मतलब सर्दी की ऋतु का। शिशिर ऋतु को मानव के रूप में जो है इसमें वर्णित किया गया है और वहीं शिशिर को जो है विश्व कन्या की उपमा भी दी गई है। शिशिर को हजार हजार बाहों वाली यानी कि प्रलय मचाने वाली कहा गया है, साथ ही प्राणशोषी चुंबन वाली और सुइयों जैसी चुभने वाली बताया है, क्योंकि ठंड का मौसम यानी ठंड का जो प्रकोप किस प्रकार का है उसका वर्णन इसमें कहा गया है। शिशिर ऋतु के कारण वन देवी की सुषमा में परिवर्तन की बात जो है इसमें कही गई है। ये उनके काव्य संग्रह हजार हजार बाहों वाली जिसका प्रकाशन वर्ष 1981 में संकलित है और हजार हजार बाहों वाली में 110 कविताएं संकलित है 1982 से लेकर 1980 तक की। अगली कविता है अकाल और उसके बाद नागार्जुन जी की कविता है। ये उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। कविता का संबंध अकाल और उसके बाद की स्थितियों से है। तो इसमें दो स्थितियों का वर्णन किया गया है, एक अकाल का और एक अकाल के बाद की स्थिति का। तो ये 8 पंक्तियों की एक लंबी कविता है। इसमें मानवीकरण का जो है प्रयोग हुआ है। तो अकाल में मनुष्य के अलावा जो अन्य प्राणियों की स्थिति है वो किस प्रकार है इसका वर्णन इस कविता में किया गया है कि अकाल के बाद एक तो अकाल में जो है मनुष्य, अन्य कविताओं में या अन्य चीज़ों में आपको मनुष्य की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन इस कविता में कोई भी मनुष्य नहीं है। मनुष्य के अलावा जो अन्य प्राणी है उसका वर्णन इस कविता में किया गया है कि उसकी स्थिति कैसी है। दूसरी स्थिति इसमें है कि अकाल के बाद जब घर में अन्न आता है तब कैसे वातावरण होता है उसका चित्रण दिया गया है। तो ये जो संपूर्ण कविता है वो आशा और निराशा से संबंधित है। अगली कविता है गुलाबी चूड़ियाँ, नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है, ये जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। तो इसमें दो मानक पात्रों के बीच जो है भावात्मक संवाद का वर्णन किया है। तो इसमें कवि और बस ड्राइवर के बीच जो है संवाद की बात इसमें कही गई है। तो बच्ची के प्रति प्रेम के माध्यम से साधारण मनुष्य के जीवन के प्रेम के महत्व को जो है बताया गया है। तो पिता और पुत्री के बीच जो प्रेम है कि पुत्री ने स्नेह रूप में अपनी चूड़ियाँ जो है पिता को दी है कि पिता उसे याद रखे, वहीं पे पिता ने उस चूड़ियों को अपने बस में आगे टांग रखा है जिसके माध्यम से वो अपनी पुत्री को हमेशा याद करता है। तो ये पिता और पुत्री के बीच का प्रेम का वर्णन इसमें किया है। तो ये जो चूड़ियाँ हैं, गुलाबी चूड़ियाँ, वो पिता और पुत्री के प्रेम का सूचक है। वात्सल्य रस, और ये एक छंद मुक्त कविता है। अगली कविता है बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन जी की कविता है। ये उनके काव्य संग्रह युगधारा में संकलित है। प्रकाशन वर्ष इसका है 1939 ईस्वी। तो इस कविता में जो हिमालय की खूबसूरत वादियां हैं उसका चित्रण किया गया है। हिमालय प्रदेश में बादल घिरने का वर्णन कितना सुंदर होता है इसका वर्णन किया है।
इसके साथ ही कस्तूरी मृग की जो बेचैनी है उसका वर्णन किया है। बर्फीली घाटियों में चकवा और चकवी का जो क्रंदन है, रात्रि में दोनों बिछड़ जाते हैं और सुबह मिल जाते हैं। तो इस प्रकार जब वो बिछड़न है तो उनका क्रंदन जो है, रोना, वो इसमें वर्णित है। इसके अलावा किन्नर किन्नी का वर्णन भी देखने को मिलता है। बादल की प्रकृति स्वरूप का इसमें चित्रण देखने को मिलता है। अगली कविता है कालिदास नागार्जुन जी की कविता, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने कहना चाहा है कि जब कोई कवि काव्य रचता है तो उसके पात्रों का सुख दुख उसका स्वयं का सुख दुख बन जाता है। तभी कवि कोई जो रचना करता है, जब वो उस दुख को, उस सुख को अपना लेता है, अपना मान लेता है, और तब जो काव्य रचना रचता है तो उसका और तो जो भाव निकलते हैं वो ऐसा लगता है कि उसी ने ये सब कुछ सहा हो। तो इस कविता में उन्होंने संस्कृत के महाकवि कालिदास के बारे में बताया है, और इसके लिए उन्होंने कालिदास के 3 महाकाव्यों का उदाहरण भी लिया है। तो पहले जो पंक्ति आती है वो होती है रघुवंश, उनके महाकाव्य रघुवंश से, जिसमें अज और इंदुमती का उदाहरण लिया गया है। दूसरा जो महाकाव्य है वो है कुमार संभव, जिसमें कामदेव और रति का वर्णन है। तीसरा है मेघदूत, जिसमें यक्ष और उसके विरह का वर्णन किया गया है। अगली कविता है मेरी धरती और मैं, केदारनाथ अग्रवाल जी की, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी में संकलित है। इसमें कवि कहना चाहता है कि वह धरती का कवि जो है बनना चाहता है। केदारनाथ अग्रवाल जो थे वो प्रकृति के प्रेमी कवि थे, और उनकी कविताएं जितनी आपको मिलेगी वो धरती, किसान आदि का वर्णन उसमें मिल जाता है। धरती के साथ जो आदान प्रदान की बात है वो उसमें कही गई है। तो धरती की विशेषताओं का जो है वर्णन, हमारी पृथ्वी की विशेषताओं का वर्णन इस कविता में किया गया है। अगली कविता है प्यासी धरती की पुकार, केदारनाथ अग्रवाल जी की, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी में संकलित है। तो प्रकृति प्रेम के कवि हैं, इसलिए उनकी रचनाओं में, यानी कि जो केदारनाथ जी हैं वो प्रकृति प्रेमी हैं, और उनकी रचनाओं में हमें धरती का वर्णन देखने को मिलता है। धरती और बादल के बीच जो है प्रेम का वर्णन किया गया है कि प्रकृति चीज़ों के व्याकुलता व उनसे मिलकर अपनी प्यास बुझाने की बात जो है इस कविता में की गई है। तो प्रेम और सौंदर्य से रची गई ये कविता है। इसकी भाषा सरल, सहज और मधुर है। प्रेम का आवाहन करना और दूसरा को उस, तो यानी कि धरती जो है वो पुकारती है और बादल जो है उसको सुनता है। तो प्यासी धरती की पुकार सुनता है बादल। तो प्रेम जो है आवाहन करता है और दूसरा जो है उसको सुन लेता है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। प्रेम और सौंदर्य का स्वीकार इस कविता में किया गया है। तो ये कविताएं हमारी, इसकी व्याख्याएं रहती थी जो मैंने आज कंप्लीट करा दी है। तो संपूर्ण कविताओं का आपका जो एक शॉर्ट संक्षिप्त विवरण है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। बाकी ये जो है जागरण की कामना और इससे आगे की कविताएं, ये मैंने आप सभी को करवा दिया था, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, यहाँ आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती है। धन्यवाद।